माँ, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं रे, हमेशा तेरे साथ रहूंगी मैं। माँ, अगर तुम चली गई तो फिर मैं क्या करूँगा? तुझे सब संभालना होगा कुशल, अपने बाबा का ख्याल रखना होगा तुझे। वादा कर बेटा। नहीं माँ, ऐसी बातें मत बोलो, बस आप आराम करो, बाबा बस आते ही होंगे। 15 साल का मासूम कुशल अपनी माँ मालती और पिता अमरपाल के साथ इसी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मालती को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। उसके इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई, लेकिन उसके बाद भी मालती की हालत में सुधार नहीं आया। उस दिन भी जब मालती की तबीयत बिगड़ी तो अमरपाल कुशल को मालती के पास बिठाकर डॉक्टर को लेने गया था, लेकिन जब तक अमरपाल डॉक्टर को लेकर आया तब तक मालती दम तोड़ चुकी थी। उसके हाथों में कुशल का हाथ था। अमरपाल ने देखा कि कुशल माँ के हाथ पर सिर रखकर जोर जोर से रो रहा था। ये देखकर अमरपाल ने रुंधी आवाज में कहा, कुशल मेरे बच्चे, तेरी माँ वो चली गई। बाबा, मुझे भी माँ के साथ जाना है। ऐसा नहीं कहते बच्चे, अगर तू भी चला गया तो मैं किसके सहारे जिंदगी काटूंगा, बता मुझे। इसके बाद अमरपाल और कुशल मालती को याद करते हुए बहुत रोए, लेकिन इसके बाद सब कुछ संभालना ही था। कुशल बहुत समझदार बच्चा था। उसके पिता अमरपाल एक छोटा सा ढाबा चलाते थे, लेकिन मालती की बीमारी के चक्कर में अमरपाल को अपने ढाबे की जगह बेचनी पड़ी और अब इतने पैसे भी नहीं थे कि ढाबे के लिए किराए पर भी कोई जगह ली जा सके। हालत ये हो गई थी कि कभी दूसरों को खाना खिलाने वाले अमरपाल के पास अब अपने बेटे को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। उसके पास अगर कुछ बचा था तो वो थी ढाबे के बर्तन। स्कूल की फीस ना चुका पाने की वजह से कुशल की पढ़ाई भी अब छूट। बेटा एक काम करते हैं, तेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा देते हैं, मैं किसी तरह वहाँ की फीस का इंतजाम कर ही लूंगा। नहीं बाबा, शायद मेरी किस्मत में इतनी ही पढ़ाई लिखी थी, और वैसे भी जब आप दोबारा ढाबा शुरू करोगे तो आपको एक कारीगर भी तो चाहिए होगा ना, तो आज से मैं आपका कारीगर, आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगे। कुशल की समझदारी भरी बातें सुनकर अमर की आंखें भर आई। फिर उसी शाम जब अमरपाल गहरी सोच में डूबा था तो कुशल ने उससे कहा, क्या हुआ बाबा, क्या सोच रहे हो आप? बेटा बस यही सोच रहा हूँ कि ढाबे का काम फिर से कैसे शुरू किया जाए और कहाँ से शुरू किया जाए। नई जगह के लिए तो पैसे हैं ही नहीं हमारे पास। मैं एक बात कहूँ बाबा? हाँ बोलो ना बेटा। बाबा, हमारे पास खेत वाली जमीन तो है ना, हम वहाँ अपना ढाबा चला सकते हैं। बात तो सही है बेटा, लेकिन वो जगह तो पूरी खुली पड़ी है, कुछ काम कराने लायक पैसे नहीं है। अरे सुनो तो बाबा, आप उस खेत की जमीन को बेचकर रोड के किनारे पर जमीन ले लो, चाहे थोड़ी ही मिले। और बेटा वहाँ तो ना कोई फैक्ट्री है ना ही दफ्तर, कौन आएगा हमारे पास खाना खाने? बाबा वहाँ रोड के किनारे अच्छी खासी बस्ती है और दिन रात चलता रोड भी है, बस हमें कम कीमत में बढ़िया खाना देना होगा, फिर देखना कमाल। अब अच्छा, और ये होगा कैसे? ऐसे होगा कि खाना बनाओगे आप, मैं रहूंगा आपका कारीगर, तो खर्चा सिर्फ राशन पानी का ही होगा ना। और ग्राहक खुले आसमान के नीचे बैठकर खाना खाएंगे क्या? मैंने अभी तो तुझे बताया कि कुछ काम करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। खेत बेचकर रोड के किनारे बहुत थोड़ी सी ही जमीन ले पाएंगे हम। इस परेशानी का एक हल है मेरे पास बाबा, मैंने पहले से ही सोच रखा है। कुशल के भरोसे अमरपाल वैसा ही करता गया जैसा वो कहता गया। अमरपाल ने अपनी खेती की जमीन बेचकर सड़क किनारे एक छोटी सी जमीन ले ली। उसी जमीन पर अमरपाल और कुशल ने अपने लिए घास फूस की एक झोपड़ी बनाई, और जब बारी आई ढाबा खोलने की तो अमरपाल ने कहा, हाँ भाई, अब बता क्या है तेरे मन में? ना तो सीमेंट है और ना ही ईंट और रेत, कैसे बनाएंगे ढाबा? बाबा, माँ बनाएंगी हमारे लिए ढाबा। क्या? मालती, अब ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ बाबा, आपको पता है माँ ने जाते हुए मुझसे कहा था कि वो हर वक्त हमारे साथ रहेंगी। जब मैं सोच रहा था कि हम ढाबा कैसे बनाएंगे तो माँ ने ही मुझे रास्ता दिखाया। अच्छा, और वो क्या है? हम माँ की साड़ियों को जोड़कर एक रंगीन टेंट वाला ढाबा बनाएंगे बाबा। कुशल का आइडिया सुनकर अमरपाल भावुक हो गया। वो सोच रहा था कि वाकई मालती मरने के बाद भी उन दोनों की मदद कर रही थी। दोनों ने मालती की सारी पुरानी साड़ियों को आपस में जोड़कर एक टेंट बना दिया था। कोई साड़ी हरी थी तो कोई लाल। इस तरह से बहुत ही सुंदर रंगीन टेंट बनकर तैयार हो गया। फिर अमरपाल ने उसी टेंट के 2 हिस्से किए, एक में रसोई बनाई और दूसरी तरफ उन्हीं साड़ियों में रुई भरकर लोगों के बैठने के लिए गद्दे तैयार कर दिए। ले भाई कुशल, तैयार हो गया हमारा टेंट वाला ढाबा। और इसका नाम क्या रखें? वो भी मैंने सोच रखा है, इसका नाम रखेंगे माँ का ढाबा। पहले ही दिन इक्का दुक्का गाड़ियां आकर उस ढाबे पर रुकी। किसी ने चाय का ऑर्डर दिया तो किसी ने ऑमलेट का। दिन बीतते गए और धीरे धीरे लोग वहां रुककर खाना भी खाने लगे। ताजी हवा के बीच रंगीन ढाबे में बैठना लोगों को अच्छा लगने लगा, क्योंकि जैसा कि कुशल ने कहा था, उसके ढाबे पर कम कीमत में बढ़िया खाना जो मिल रहा था। बाबा, हमें अपना ढाबा थोड़ा पीछे खिसकाना पड़ेगा। क्यों भाई, बढ़िया तो चल रहा है सब। नहीं बाबा, अब भीड़ बढ़ने लगी है तो और जगह चाहिए। हम अपनी झोपड़ी तोड़कर ढाबा पीछे खिसकाएंगे। और उससे क्या होगा? अगर ज्यादा जगह होगी तो गाड़ी लगाने के लिए लोगों को और जगह मिलेगी, फिर हो सकता है कि बसें और ट्रक वाले भी हमारे पास आए। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। और बाबा अपना क्या है, हम तो यहीं ढाबे में सो जाया करेंगे और खाना पीना भी यहाँ है ही, तो अलग से घर की क्या जरूरत है? अमरपाल समझ गया था कि कुशल अब बड़ा और समझदार हो गया है।
अमरपाल ने वैसा ही किया। वक्त गुजरा तो ढाबे पर भीड़ बढ़ती गई। अमरपाल ने अब 3 कारीगरों को काम पर रख लिया। पैसे जमा हुए तो कुशल ने डिजाइनर टेबल कुर्सी और अच्छे बर्तन मंगवा भी लिए, जिससे ग्राहकों की संख्या और बढ़ती चली। यार कुशल, बैंक में अच्छे खासे पैसे जमा हो गए हैं। एक बढ़िया एसी वाला पक्का ढाबा बना ले क्या? नहीं बाबा, हम उन पैसों से अपनी जमीन बढ़ाएंगे और माँ के ढाबे को और बड़ा बनाएंगे। हम यहाँ इतना बड़ा टेंट लगाएंगे जितना पूरे शहर में ना हो। अमरपाल ने सारी जमा पूंजी कुशल के कहने के मुताबिक लगा दी। अब उनका ढाबा शहर का सबसे बड़ा ढाबा